फिरोज शाह तुगलक तुगलक वंश का तीसरा शासक था। गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और उसके बाद आते हैं फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 ईस्वी तक दिल्ली की गद्दी पर शासन करता है। सबसे पहली बात आती है फिरोज शाह तुगलक था कौन। फिरोज शाह तुगलक गयासुद्दीन तुगलक के भाई रज्जब का बेटा था फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक को सल्तनत युग का अकबर भी कहते हैं। इसे इतिहासकारों ने आदर्श सुल्तान भी कहा है। हम आगे देखेंगे कि आखिर इन्हें सल्तनत युग का अकबर क्यों बोला जाता है या इन्हें आदर्श सुल्तान क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये शरीयत के कानून को का पालन करवाते हैं। शरीयत के अनुसार ये शासन करेंगे। जिस वक्त मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल चल रहा था, कह रहे उस वक्त इन्हें एक बहुत ही जिम्मेदार वाला पद दिया जाता है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला पद प्राप्त होता है इन्हें, जिसका नाम है अमीर ए हाजिर। अमीर ए हाजिर। जब कभी भी मोहम्मद बिन तुगलक दक्षिण के अभियान पर निकलता तो फिरोज शाह तुगलक को अपनी जिम्मेदारी दे करके जाता था। एक पूरी कमेटी को, एक पूरे समूह को जिम्मेदारी दे करके जाता था। तो उसका अध्यक्ष होता था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद सत्ता पर आता है, गद्दी पर बैठता है। इसे 2 बार राज्याभिषेक करवाना पड़ जाता है। एक बार तो ठट्टा में ही, जहाँ पर सिंध में ही होता है 22 मार्च में, उसके बाद दिल्ली में आकर के अपना राज्याभिषेक करवाता है। तो फॉर्मली जो राज्याभिषेक होता है फिरोज शाह तुगलक का, वो 22 मार्च 1351 ईस्वी में होता है और इस प्रकार से 1351 से लेकर के 1388 ईस्वी तक शासन करता है। गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और उसके बाद फिरोज तुगलक। तो इन दोनों के शासन करने के बाद, गयासुद्दीन और मोहम्मद बिन तुगलक के शासन करने के बाद, मोहम्मद बिन तुगलक की गलत नीतियों के कारण आर्थिक स्थिति दिल्ली सल्तनत की अच्छी नहीं थी, प्रशासनिक व्यवस्था भी बहुत अच्छी नहीं थी और जो उल्मा वर्ग थे, कह रहे वो नाराज हो चुके थे। और फिरोज तुगलक करता क्या है कि कुछ राजा रजवाड़े दिल्ली सल्तनत की अधीनता को अस्वीकार कर देते हैं, कहते हैं कि हम दिल्ली सल्तनत की अधीनता को स्वीकार नहीं करते हैं। तो फिरोज शाह तुगलक ने कभी उन्हें अपने अंदर लेने के प्रयास नहीं किया। ये नहीं सोचा कि हम वापस से उन जो क्षेत्र कट के अलग हो गए हैं हम उन्हें वापस प्राप्त करेंगे। फिरोज शाह तुगलक ने कभी ऐसा कोई प्रयास नहीं किया, बल्कि इसने क्या किया कि प्रशासनिक सुधार करने का प्रयास किया। दिल्ली सल्तनत पे बैठने के बाद इनके प्रशासनिक सुधार ज़्यादा महत्व रखते हैं। सबसे पहला काम जो इन्होंने किया कि मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था कि ऋण बहुत ढेर सारा दिया हुआ था, एक पत्र पर ऋण बहुत ढेर सारा दिया हुआ था। तो आते ही पहले कहा कि चलो भाई, पहले हम आपका ऋण माफ़ कर देते हैं। फिर उसके बाद एक तमिल के ब्राह्मण थे, तमिल ब्राह्मण जिसका नाम था मलिक मकबूल, जिसे खाने जहाँ भी बोलते हैं। तो तेलंगाना का एक ब्राह्मण था जिसने क्या किया था कि इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया था। उसे एज अ वजीर ये नियुक्त करता है फिरोज शाह तुगलक। और कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं कि उस वजीर को जो काबा मुल्क की उपाधि धारण करवा करके उसे वजीर बनाया था, कह रहे उसी की नीतियों के कारण फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत युग का अकबर या आदर्श सुल्तान बनने में भी सफलता प्राप्त हुई थी। मेन जो सफल नीतियाँ थी, कह रहे हैं कि वो उस तमिल ब्राह्मण की वजह से ही थी। ऑल राइट। अब वजीर मलिक मकबूल के ही एडवाइस पर, के ही सलाह पर फिरोज शाह तुगलक क्या करता है कि रक्तपात और यातना पर निषेध करवा देता है। कहता है कि अब शासन में स्थिरता हमें लानी है। तो जिस प्रकार के मृत्युदंड दिए जाते थे सियासत में, शासक में, अगर किसी ने कोई गलती कर दी तो उसे मृत्युदंड भी दिया जाता था। कह रहे उस पर क्या हो जाता है, उस पर रोक लग जाती है। फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया कि रक्तपात और यातनाओं पर क्या करवा दिया, निषेध करवा दिया। इवन जब राजद्रोह हुआ था तो गंभीर दंड दिए जाते थे, ठीक है, जिसका शरीयत में उल्लेख नहीं है, क्योंकि शरीयत में इस प्रकार के दंड का उल्लेख नहीं किया गया है। और फिरोज शाह तुगलक चाहता क्या है, वो शरीयत के अनुसार शासन करना चाहता है। वो उलेमा वर्ग को, जो क्या अनुयायी होते हैं इस्लामी उसके धर्म के, तो खैर उनको वो खुश करना चाहता था। तो इसकी वजह से उसने क्या किया कि शरीयत में जो सजाएं नहीं दी गई हैं, कह रहे उन्हें वो माफ़ कर देता है, उन्हें वो समाप्त कर देता है। उसके बाद क्या करेगा,
उसके बाद ये आर्थिक सुधार लेकर के आते हैं अपनी राज्य व्यवस्था में। फिर आर्थिक सुधार, पहले तो कुछ प्रशासनिक पद में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन करेगा, उसके बाद क्या करेंगे, आर्थिक सुधार में परिवर्तन करेंगे। आर्थिक सुधार में सबसे पहला वाला काम होता है कि तकावी ऋण। तकावी ऋण वही ऋण है जो एक पत्र पर मोहम्मद बिन तुगलक ने दिया था लोगों को। तकावी ऋण और जो 24 अष्ट जो कष्टदायक कर थे, कह रहे उसे पहले समाप्त कर दिया था। कष्टदायक कर मतलब काफ़ी प्रॉब्लमेटिक थे, क्योंकि उसमें हुआ क्या था, मोहम्मद बिन तुगलक अपने राजस्व में वृद्धि करने के लिए कह रहे कि कुछ करों का करारोपण किया था। उसका मानना यह था कि उसकी नीतियों के कारण हुआ क्या था, इवन जब चांदी वगैरह में जब सिक्का में परिवर्तन करता है तो राजस्व को बहुत ज़्यादा हानि हो जाती है। तो उसकी भरपाई के लिए कह रहे काफ़ी ढेर सारे कर लगाए गए थे। तो फिरोज शाह तुगलक आते ही करता क्या है कि उन 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर देता है। केवल इस्लाम के द्वारा जिसे स्वीकृति प्राप्त थी, इस्लाम के द्वारा जिसे स्वीकृति प्राप्त है, जैसे जजिया हुआ, ज़कात हुआ, खिराज हुआ, खुम्स हुआ, कह रहे इन्हीं करों को लगाया गया। कुल 4 प्रकार के कर लगाए गए, जजिया, ज़कात, खिराज और खुम्स। खिराज कैसा कर हुआ करता था, एक प्रकार का भूमि कर हुआ करता था जो उपज का 1/3 भाग हुआ करता था। ज़कात क्या होता था, मुसलमानों से जो मुसलमानों के पास संपत्ति हुआ करती थी उस पर कर लगाया जाता था। ये केवल 2.5% ही लगाया जाता था। अब देखिए, खिराज भूमि कर है, ज़कात मुसलमानों की संपत्ति पर लिया जाने वाला कर है, लेकिन जजिया क्या है कि जो भी गैर मुस्लिम होंगे करें उनसे कर लिया जाएगा। पहले हुआ क्या करता था कि ब्राह्मण हुआ, स्त्री हुआ, बच्चे हुआ, जो अपाहिज हुआ करते थे, इनसे इस प्रकार का कर नहीं लिया जाता था। किंतु फिरोज शाह तुगलक क्या करता है कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान है, कह रहे जो क्या कहता है ब्राह्मणों को कह रहे इस प्रकार की छूट नहीं देता, कहता है कि ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लागू किया जाएगा। और खुम्स या जो लूट का माल हुआ करता था, इससे पहले के जो शासक हुआ करते थे, कह रहे हैं वो ज़्यादातर हिस्सा राजकीय कोष में भरवाते थे। ज़्यादातर जो हिस्सा था कह रहे वो राजकीय कोष में भरवाते थे। लेकिन इसने क्या किया, कला बोला नहीं, मुझे सारा पैसा नहीं चाहिए, सारा पैसा हम क्या करेंगे, हम सैनिकों के लिए छोड़ देंगे, हमें आप केवल 1/5 भाग आप दे दो बस, उसके अलावा हमें कुछ भी और नहीं चाहिए। उसके बाद सिंचाई पर कर लेने वाला दिल्ली सल्तनत का ये प्रथम सुल्तान था। जो हुआ क्या करता था, सामान्यतः केवल 10% का कर लगा करता था। जो फिरोज के समय होता था कि जैसे लगान की पैदावार हुई तो उसका 1/5 से 1/3 भाग था, कह रहे जैसी उपजाऊ जमीन है, कह रहे उसी प्रकार से घरी या चरी कर कह रहे इस प्रकार से लगाया जाता था। जो इसका मतलब कि जैसी उपजाऊ ज़मीन है, कह रहे उसके अनुसार कर लगाया जाएगा, और वो भी बहुत ज़्यादा नहीं होगा। उसका लिमिट क्या है कि 1/5 मतलब सबसे कम 1/5 और सबसे अधिक से अधिक हो सकता था 1/3, मतलब कि 25% से ज़्यादा लिया नहीं जाएगा। फिरोज तुगलक सल्तनत कालीन शासक था जिसने राज्य की आमदनी का जो ब्यौरा हुआ ये सब तैयार करवाया, पूरा प्रिपेयर करवाया। बोला कि देखिए पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप निकालिए कि कितने पैसे आ रहे हैं, कितने पैसे जा रहे हैं, करें ये पूरा प्रबंध वो करवाता है। ठीक है। घरी और चरी कर को, घरी मतलब पहले होता क्या था कि जो सार्वजनिक जगह पे अगर आप जानवर को अगर आप चराने के लिए जा रहे हो, ठीक है, तो कह रहे उस पर भी क्या होता था, वो टैक्स लग जाता था, कर लग जाया करता था। तो फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया, कह रहे वो सारे कर को क्या कर दिया, माफ़ कर दिया। जागीरदारी प्रथा का इसने प्रारंभ करवाया। जागीरदारी प्रथा में क्या था वो, और उसे ना केवल प्रारंभ करवाया, फिर से लोगों को सैलरी देने के बजाय आप उनको एक जागीर दे दो, एक भूमि का आप टुकड़ा दे दो, बोल दो कि आप इस वाली ज़मीन से क्या करो, अब आप लगान वसूल करो। ना केवल उसने जागीरदारी प्रथा को चालू करवाया बल्कि इसे वंशानुगत भी बना दिया। मतलब ये हुआ कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी क्या करेगी, उसी ज़मीन पर क्या करेगा, वो लगान की वसूली करेगा। लेकिन इसमें हुआ क्या, एक प्रकार का समस्या क्रिएट हो गया। समस्या क्या था कि एक इतलाक प्रथा नाम का उस वक्त एक बात चला करती थी जिसे बोलते हैं इतलाक। तो इसको इतलाकनामा भी हुआ क्या, एक प्रकार का पत्र हुआ करता था। इसी पत्र के माध्यम से जो सैनिक हुआ करते थे ये अपना सैलरी लिया करते थे। जो राजस्व के अधिकारी हुआ करते थे, जब ये पत्र लेकर के जाते थे, नियुक्ति पत्र लेकर जाते थे उनके पास और बोलते थे कि मुझे मेरी सैलरी चाहिए, तो जो भी लगान की वसूली हुआ करती थी वो केवल 50% ही लगान उन्हें मिलता था।
लेकिन होता क्या कि ये सैनिक क्या करते हैं कि 50% की जगह पर क्या करते हैं, कहते हैं कि 20% 30% पर अपने इस पेपर को क्या करते हैं कि बेचना शुरू कर देते हैं, इसकी कॉपी बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, मतलब पहले तो उनको केवल 50% मिलता, लेकिन उसी पेपर की अगर वो ढेर सारी अगर कॉपी कर देते हैं तो उनको ज़्यादा पैसे मिलने लग जाएंगे। ठीक है, कई कॉपियों के थ्रू। इससे पूरा भ्रष्टाचार फैल जाता है, घूसखोरी वगैरह, इस प्रकार से घूस देना अपने अपने काम के लिए, कह रहे बहुत ज़्यादा फैल गया था। इवन कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि जो फिरोज तुगलक था, कह रहे इसने अपने प्रशासन में घूसखोरी को स्वयं प्रोत्साहित किया करता था। ठीक है, और उस वक्त के एक वो थे इतिहासकार हैं, एक लेखक हैं, उनका अफीफ बोला जाता है उन्हें। तो उस सुल्तान के यहाँ एक घुड़सवार आया हुआ था। ठीक है, तो उस अब घुड़सवार को अपने ही अस्तबल से अपना ही घोड़ा मीन ले करके जाने के लिए दीवान ए अर्ज हुआ करता था। ठीक है, अस्तबल का प्रधान तो दीवान ए अर्ज से अपना ही घोड़ा लेकर के जाने के लिए उसे रिश्वत देता है। फिरोज शाह तुगलक खुद कहता है कि ये लो पैसा और लेकर के जाओ, और दीवान ए अर्ज के अधिकारी को आप क्या करोगे, आप ये पैसा दे दोगे और वो आपको आपका घोड़ा लेकर के जाने देगा। कह रहे हैं इस प्रकार का उल्लेख वहाँ के उस वक्त के इतिहासकारों ने किया है। कह रहे हैं उसके बाद क्या करता है कि फिरोज तुगलक क्या करता है, कहता है कि देखिए कि अभी तक जो भी खुतबा वगैरह पढ़ने पर रोक हो गया था, खुतबा वगैरह कम पढ़ाया जाता या फिर केवल उसी सुल्तान का ही नाम हुआ करता था। लेकिन धार्मिक प्रवचन या खुतबा एक प्रकार का इस्लाम में क्या होता था, धार्मिक प्रवचन, धार्मिक कथन हुआ करता था। ठीक है, तो उसमें क्या करता है, कहते हैं कि अब देखिए दिल्ली सल्तनत के जो अदर सुल्तान हैं, कह रहे हैं ऐसा नहीं कि आप केवल ये तुगलक वंश के वालों को अगर आप काउंट करोगे, ऐसा नहीं। कह रहे हैं आप कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ दो क्योंकि वो तो गुलाम थे, बाकी वो तो सुल्तान थे ही नहीं। कह रहे उसके अलावा बाकी जितने भी हैं, कह रहे हैं कि आप सबका नाम मेरे खुतबे में आप पढ़वाओगे, बस कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम उसने क्या किया था, शामिल नहीं किया था। कह रहे हैं इस प्रकार के उसने प्रशासनिक और आर्थिक परिवर्तन करता है। फिर लोक कल्याण के लिए क्या करता है कि कुछ विभागों का भी क्या करता है, स्थापना करता है, डिपार्टमेंट्स बनाता है। कह रहे हैं जिस प्रकार से आज नहीं होता है कि कैबिनेट मंत्री हैं तो अभी फिर कैबिनेट मंत्री को अलग अलग डिपार्टमेंट दे दिया गया। ठीक है, कि अभी आप ये लो शिक्षा मंत्री हो, आप रक्षा मंत्री हो, आप गृह मंत्री हो। कह रहे हैं उसी प्रकार से उस वक्त वो क्या करता है, लोक कल्याण के कार्य के लिए करता है कि कुछ विभागों की स्थापना करवाता है, जिसमें से सबसे पहला वाला भाग था दास विभाग, जिसे अर्ज ए बंदगान भी बोला जाता है या इसे दीवान ए बंदगान भी बोला जाता है। क्योंकि फिरोज तुगलक को क्या था कि दासों का बड़ा शौकीन था। ठीक है, उसके शासनकाल में गुलामों की सामान्यतः भर्ती हुआ करती थी। ठीक है, दासों को बच्चों की तरह माना जाता था, तो इसलिए उनकी शिक्षा दीक्षा का पूरा व्यवस्था होता था, पूरा वो होता था, उनके पास सिस्टम होता था, तो उनको भी वो एजुकेट किया करते थे। ठीक है, और अर्ज ए बंदगान में हुआ कहता था कि उनका निरीक्षण करने के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति कर देता है। ठीक है, अर्ज ए बंदगान क्या था, कौन था कि वो निरीक्षण करता था, वो एक अधिकारी हुआ करता था उसमें, अरे जो उन सारे दासों का क्या करता था कि निरीक्षण करता था कि कौन सा दास अभी है या नहीं है, या कहीं गया है कि नहीं गया है, एंड ऑल, ये सारे काम के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करता है कि रोजगार दफ्तर का स्थापना करता है कि जो भी बेरोजगार व्यक्ति हैं उनको काम देने के लिए। कहते फिरोज तुगलक ने क्या किया कि दिल्ली में एक रोजगार दफ्तर खोलता है, और क्या करता है, दीवान ए खैरात की भी स्थापना करवाता है। अब दीवान ए खैरात में क्या करता था, कह रहे दीवान ए खैरात विभाग की स्थापना फिरोज तुगलक ने कि जितने अनाथ हुआ करते थे, विधवाएं हुआ करती थीं, गरीब हुआ था, उनके भरण पोषण और उनकी देखभाल के कार्य के लिए किया था। ठीक है, इसको दीवान ए खैरात के अंतर्गत क्या करवाता था, वो विवाह वगैरह भी करवा दिया करता था। ठीक है, दीवान ए खैरात एक प्रकार का दान विभाग था, कह रहे हैं इसी के अंतर्गत क्या करवाता था, वो विवाह भी करवा दिया करता था। फिर एक और विभाग है दीवान ए इस्तेहाक, जिसको बोला जाता है पेंशन विभाग। इसमें क्या होता था कि जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, कह रहे हैं उनका, या फिर जो निर्धन हैं या फिर जो वृद्ध हो गए हैं, ठीक है, उनकी सामाजिक सुरक्षा हेतु क्या करता था, पेंशन दिया करता था। ऐसा नहीं कि आप केवल सरकारी कर्मचारी हो तभी आपको पेंशन मिलेगा, ऐसा नहीं, आप निर्धन हो, आप वृद्ध हो, आप रिटायर हो चुके हो, कह रहे फिर भी वो आपको क्या करेगा, इस विभाग के तहत आपको पेंशन दिया जाएगा। दारुल सफ़ा या शिफा खाना की भी स्थापना की जाती है। अबे दारुल शिफा या शिफा खाना में क्या होता था
कि कोई भी अगर उसके पूरे राज्य में अगर किसी की तबीयत खराब हो गई या फिर कोई बीमार पड़ गया तो वो इसी विभाग के या सिफाखाना या इसी हॉस्पिटल, जैसे आज के टाइम में हॉस्पिटल होता है, उसके टाइम का ये दारुल सफ़ा या सिफाखाना हुआ करता था, जिसमें क्या करेगा, वो इलाज करवाएगा। फिरोज तुगलक के काल में होता क्या है कि निर्माण वगैरह में भी काफ़ी रुचि रखता था, तो इसने 300 से ज़्यादा नवीन नगरों का भी निर्माण इसने करवाया था। 300 से ज़्यादा नवीन नगरों का निर्माण करवाया था। दिल्ली में ताश घड़ियाल, ठीक है। अब ये ताश घड़ियाल क्या है? एक प्रकार की जल घड़ी है, मतलब जल के माध्यम से क्या करेगा, वो समय देखेगा, ठीक है। अब इसने और क्या किया, इसने अशोक की लाटें मतलब कि एक प्रकार का स्तंभ हुआ करता था, ठीक है। उन दोनों स्तंभों को क्या किया कि एक वहाँ से टोपरा, मतलब जिला अंबाला पड़ता है, हरियाणा में पड़ता है, वहाँ से, और दूसरे को मेरठ से, इन दोनों को, एक को कहाँ से लेकर के आता है, अंबाला हरियाणा से लेकर के आता है, दूसरे को मेरठ से लेकर के आता है। कहाँ पे लेकर के आता है? दिल्ली में लेकर के आता है, ठीक है। और टोपरा से जो स्तंभ लेकर के आया था उसको सोने का स्तंभ बोलता है। क्या फिरोज तुगलक क्या बोलता है? कहता है ये तो सोने का स्तंभ है। इसने शिक्षा एवं साहित्य को भी काफ़ी बढ़ावा दिया था। अपने ही नाम से 1352 में क्या करता है कि मदरसा ए फिरोज शाही का निर्माण करवाता है। मदरसा ए फिरोज शाही का ये निर्माण करवाता है। शम्स ए सिराज अफीफ, जिसने ये तारीख ए फिरोज शाही लिखी है, कहने की वो क्या है कि उनकी जीवनी है, ठीक है। और उनकी अपनी खुद की जो आत्मकथा है उसे बोलते हैं फुतुहात ए फिरोज शाही। सुल्तान फिरोज तुगलक ने जो अपनी आत्मकथा खुद ही लिखी है उसको बोलते हैं फुतुहात ए फिरोज शाही, जिसकी रचना खुद फिरोज शाह तुगलक ने खुद किया था, ठीक है। तो इस प्रकार से उसके लोक कल्याण में, शिक्षा जगत में और एवं प्रशासनिक परिवर्तन करें, वो इस प्रकार से करता रहता है। संगीत पर आधारित एक पुस्तक है राग दर्पण, उसका क्या करवाता है, यह फारसी भाषा में अनुवाद करवाता है। परीक्षाओं में ये राग दर्पण का नाम पूछा जा चुका है इससे पहले। अगर आप इसकी मुद्राओं की बात करोगे तो चांदी का सिक्का चलवाया जाता था, जिसे शसगनी बोला जाता था, शसगनी नाम का। और कुछ कट्टरता मतलब शरीयत के कानून को लागू करवाने के लिए क्या करता है कि बोलता है कि जो शरीयत में जो बातें नहीं लिखी गई हैं, शरीयत में महिलाओं पर क्या है, इस्लामिक कानून में महिलाओं पर बहुत ज़्यादा प्रतिबंध है, तो क्या करते हैं कि महिलाओं को दिल्ली से बाहर जाने पर, दिल्ली से बाहर जो भी संत वगैरह के मजारी हुआ करती थी, ठीक है, वहाँ पर जाने के लिए मनाही हो जाती है, कह रहे आप अभी वहाँ पर नहीं जा सकते हो। और हिंदुओं को जिम्मी की संज्ञा दी जाती है। जिम्मी मतलब वो कि वह व्यक्ति जो इस्लाम का विरोधी है, ठीक है, और मंदिरों को नष्ट करवाता है, मंदिरों के जीर्णोद्धार करने में या फिर उसके वापस रिपेयरिंग के काम में क्या अगर अवरोध पैदा कर देता है, ठीक है। और बोलता है इवन खुद को जिस प्रकार से ये महमूद गजनी खुद को नहीं बोला करता था कि मैं खुद को बूता किशन कहलवाना चाहता था, या बूता किशन का मतलब कि मूर्तियों का नाश करने वाला, मूर्ति भंजक, कह रहे फिरोज तुगलक कह रहे उसी को कॉपी करना चाहता था, खुद को मूर्ति भंजक भी कहलवाना